आप सुन रहे हैं गुनाहों का देवता। आज आप इसका सुनेंगे भाग 37। अगर आपने पिछला भाग नहीं सुना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ गया है, आप वहां जाकर सुन सकते हैं। चंदर बहुत अचरज से डॉक्टर साहब की ओर देखने लगा। यही जगह थी। इसी तरह बैठकर डॉक्टर साहब ने जाति बिरादरी विवाह आज सामाजिक परंपराओं की कितनी प्रशंसा की थी। जिंदगी की लहरों ने हर एक को 10 महीने में कहां से कहां लाकर पटक दिया है। डॉक्टर साहब कहते गए, चंदर तुम कोई गैर जात का अच्छा सा लड़का ढूंढो, मैं बिनती की शादी दूसरी बिरादरी में कर दूंगा। बिनती जो चाय ला रही थी फौरन बड़े दृढ़ स्वर में बोली, मामा जी आप मुझे जहर दे दीजिए लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। क्या आपको मेरी दृढ़ता पर विश्वास नहीं? क्यों नहीं बेटी, अच्छा जब तक तेरी इच्छा हो पढ़। दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने बुआ जी को बुलाया और रुपये दे दिए। लो यह 500 पहले के खर्चे के हैं और 2000 में से तुम्हें धीरे धीरे मिलता रहेगा। 2-3 दिन के अंदर बुआ ने जाने की सारी तैयारी कर ली, लेकिन 3 दिन तक बराबर रोती रही। उनके आंसू थमे नहीं। बिनती चुप थी, वह भी कुछ नहीं बोली। चौथे दिन जब वह सामान मोटर पर रखवा चुकी तो उन्होंने चंदर से बिनती को बुलवाया। बिनती आई तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और बेहद रोई, लेकिन डॉक्टर साहब को देखते ही फिर बोल उठी, हमरे लड़की का दिमाग तुम ही बिगाड़े हो, दुनिया में भइयो अपन ना हो। अपनी लड़की तो ब्याह दिया, हमारी लड़की। फिर बिनती को चिपटा कर रोने लगी। चंदर चुपचाप खड़ा सोच रहा था, अभी तक बिनती खराब थी, अब डॉक्टर साहब खराब हो गए। बुआ ने रुपए संभाल कर रख लिए और मोटर पर बैठ गई। समस्त लांछनों के बावजूद डॉक्टर साहब उन्हें पहुंचाने स्टेशन तक गए। बिनती बहुत ही चुप हो गई थी। वह किसी से कुछ नहीं बोलती, चुपचाप अपना काम किया करती। जब काम से फुर्सत पा लेती तो सुधा के कमरे में जाकर लेट जाती और जाने क्या सोचा करती। चंदर को बड़ा ताजुब होता था बिनती को देखकर। जब बिनती खुश थी, बोलती चालती थी तो चंदर बिनती से चिढ़ गया था, लेकिन बिनती के जीवन का यह नया रूप देखकर पहले की सभी बातें वो भूल गया और उससे फिर बातें करने की कोशिश करने लगा। लेकिन बिनती ज्यादा बोलती ही नहीं। एक दिन दोपहर को चंदर यूनिवर्सिटी से लौट कर आया और उसने रेडियो खोल दिया। बिनती एक तस्तरे में अमृत काट कर ले आई और रख कर जाने लगी। सुनो बिनती, क्या तुमने मुझे माफ नहीं किया? मैं कितना व्यथित हूँ बिनती। अगर भूल से तुमको कुछ कह दिया तो तुम उसका इतना बुरा मान गई, 2-3 महीने बाद भी नहीं भूली। नहीं, बुरा मानने की क्या बात है चंदर, बिनती एक फीकी हंसी हंसकर बोली। आखिर नारी का भी एक स्वाभिमान है। मुझे माँ बचपन से कुचलती रही, मैंने तुम्हें दीदी से बढ़कर माना, तुम्हें ठोकरे लगाने से बाज नहीं आए, फिर भी मैं सब सहती गई। उस दिन जब मंडप के नीचे से मामा जी ने जबरदस्ती हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया तो मुझे उसी क्षण लगा कि मुझ में भी कोई सत्व है। मैं इसीलिए नहीं बनी हूँ कि दुनिया मुझे कुचलती चले। अब मैं विरोध करना, विद्रोह करना भी सीख गई हूँ। जिंदगी में स्नेह की जगह है, लेकिन स्वाभिमान भी कोई चीज है, और तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी की जरूरत भी तो नहीं है। कहकर बिनती धीरे धीरे चली गई। अपमान से चंदर का चेहरा काला पड़ गया। उसने रेडियो बंद कर दिया, धीरे से तस्तरी उठाकर नीचे रख दी और बिना कपड़े पहने पम्मी के यहाँ चल दिया। मनुष्य का स्वभाव होता है, जब वह दूसरे पर दया करता है तो चाहता है कि याचक पूरी तरह विनम्र होकर उसे स्वीकार करे। अगर याचक दान लेने में कहीं भी स्वाभिमान दिखलाता है तो आदमी अपनी दान प्रवृत्ति और दया भाव भूलकर निशंसता से उसके स्वाभिमान को कुचलने में व्यस्त हो जाता है। आज हफ्तों बाद चंदर के मन में बिनती के लिए कुछ स्नेह, कुछ दया जगी थी, बिनती को उदास मौन देखकर। लेकिन बिनती के स्वाभिमान भरे उत्तर ने फिर उसके मन का सोया हुआ सांप जगा दिया। वह इस स्वाभिमान को तोड़ कर रहेगा, उसने सोचा। पम्मी के यहाँ पहुंचा तो अभी धूप थी। जैनी कहीं गई थी। बर्टी अपने तोते को कुछ खिला रहा था। कपूर को देखते ही हंसकर अभिवादन किया और बोला, पम्मी अंदर है। वह सीधा अंदर गया। पम्मी अपने शयन कक्ष में बैठी हुई थी। कमरे में लंबी लंबी खिड़कियां थी, जिसमें लकड़ी के चौखटों में रंग बिरंगे शीशे लगे हुए थे। खिड़कियां बंद थी और सूरज की किरणें इन शीशों पर पड़ रही थी और पम्मी पर सातों रंग की छायाएं खेल रही थी। वह झुकी हुई सोफे पर अधलेटी कोई किताब पढ़ रही थी। चंदर ने पीछे से जाकर उसकी आंखें बंद कर ली और बगल में बैठ गया। कपूर,
अपनी सुकुमार अंगुलियों से चंदर के हाथ को आंखों पर से हटाते हुए पम्मी बोली और पलकों में बेहद नशा और प्यार और सोनजूही की मुस्कान बिखेरती हुई चंदर को देखने लगी। चंदर ने देखा वह ब्राउनिंग की कोई कविता पढ़ रही थी। वह पास बैठ गया। पम्मी ने उसे अपने पास गोद में खींच लिया और उसके बालों से खेलने लगी। चंदर थोड़ी देर चुप रहा, फिर पम्मी के गुलाबी होठों पर उंगलियां रखकर बोला, पम्मी, तुम्हारे पास आकर मैं जाने क्यों सब कुछ भूल जाता हूँ। पम्मी, दुनिया वासना से इतना घबराती क्यों है? मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि अगर किसी की वासनाहीन प्यार करके, किसी के लिए त्याग करके मुझे जितनी शांति मिलती है, पता नहीं क्यों मानसलता में भी उतनी ही शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि शरीर के विकार अगर आध्यात्मिक प्रेम में जाकर शांत हो जाते हैं, तो लगता है आध्यात्मिक प्रेम में प्यासे रह जाने वाले अभाव फिर किसी के मानसल बंधन में ही जाकर घुस पाते हैं। कितना सुख है तुम्हारी ममता में। चंदर के होठों पर पम्मी अंगुलियां रखते हुए बोली, सुख का अनुभव किया करो, बोलते क्यों हो? चंदर चुप हो गया। कितनी आग थी, कितनी नशा थी। सहसा बंदूक की आवाज हुई। चंदर चौंक उठा। वह क्षण भर बैठकर पम्मी के सौंदर्य को आंखों से पी लेना चाहा और पम्मी को भी कोई होश नहीं था। तब तक बंदूक की दूसरी आवाज हुई। चंदर घबरा कर उठा। यह क्या है पम्मी? होगा कुछ, बैठो। अलसाई हुई नशीली आवाज में पम्मी ने कहा। फिर तीसरी आवाज हुई। चंदर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से बाहर दौड़ गया। देखा बर्टी की बंदूक बरामदे में पड़ी है और वह पिंजड़े के पास मरे हुए तोते का पंख पकड़कर उठाए हुए है। उसके घाव से बर्टी के पतलून पर खून चू रहा था। चंदर को देखते ही बर्टी हंस पड़ा। देखा, 3 गोली में इसे बिल्कुल मार डाला। यह तो कहो सिर्फ एक ही गोली लगी और पंख पकड़कर तोते की लाश को झुलाने लगा। छी, फेंको उसे, हत्यारे कहीं के, मार क्यों डाला उसे? चंदर ने कहा। तुमसे मतलब? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं प्यार करता था उसे, मैंने मार डाला, बर्टी बोला और आहिस्ते से उसे एक पत्थर पर रख दिया। रुमाल निकालकर फाड़ डाला। आधा रुमाल उसके नीचे बिछा दिया और आधे से उसका खून पोंछने लगा। फिर चंदर के पास आया, चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर, तुम मेरे दोस्त हो ना, जरा रुमाल दे दो। और चंदर का रुमाल लेकर तोते के पास खड़ा हो गया। बड़ी हसरत से उसकी ओर देखता रहा, फिर झुककर उसे चूम लिया और उस पर रुमाल ओढ़ा दिया। बड़े मातम की मुद्रा में उसी के पास सिर झुकाकर बैठ गया। बर्टी, बर्टी, पागल हो गए क्या? चंदर ने उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए कहा। यह क्या नाटक हो रहा है? बर्टी ने आंखें खोली और चंदर को भी वहीं हाथ पकड़कर बिठा लिया और बोला, देखो कपूर, एक दिन तुम आए थे तो मैंने तोता और बर्टी दोनों को दिखाकर कहा था कि जैनी से मैं नफरत करता हूँ, उससे शादी कर लूंगा, और तोते से प्यार करता हूँ, उसे मार डालूंगा। कहा था कि नहीं? कहो हाँ। हाँ, कहा था, चंदर बोला। लेकिन क्यों कहा था? हाँ, अब पूछा तुमने। तुम पूछोगे कि क्यों मार डाला, तो मैं कहूंगा कि इसे अब मर जाना चाहिए था, इसीलिए इसे मार डाला। तुम पूछोगे इसे क्यों मार डालना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि जब कोई जीवन की पूर्णता पर पहुंच जाता है तो उसे मर जाना चाहिए। अगर वह अपनी जिंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका है और नहीं मरता है तो उसका अन्याय है। वह अपनी जिंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका था, फिर भी नहीं मरता था। मैं इसे प्यार करता था, लेकिन यह अन्याय सह नहीं सकता था, अतः मैं इसे मार डाला। अच्छा, तो तुम्हारे तोते की भी जिंदगी का कोई लक्ष्य था? हर एक की जिंदगी का लक्ष्य होता है, और वह लक्ष्य होता है सत्य की, चरम सत्य को जान जाना। यह सत्य जान लेने के बाद से आदमी अगर जिंदा रहता है तो उसकी वह असीम बेहयाई है। मैंने इसे वह सत्य दिखा दिया, फिर भी वह नहीं मरा तो मैंने मार डाला। फिर तुम पूछोगे कि चरम सत्य क्या है? यह सत्य यह है कि मौत आदमी के शरीर की हत्या करती है और आदमी की हत्या गला घोट देती है। मसलन तुम अगर किसी औरत के पास जा रहे हो या किसी औरत के पास से आ रहे हो और संभव है उसने तुम्हारी आत्मा की हत्या कर डाली हो, तुम बहुत जल्दी ही पूरे पागल हो जाओगे, चंदर ने कहा। और फिर वह पम्मी के पास लौट गया और उसकी रेशमी गरमाई में डूब गया। वह जब लौटा तो बर्टी हाथ में खुरपा लिए एक गड्ढा बंद कर रहा था। सुनो कपूर, मैंने यहाँ इसे गाड़ दिया है, यह इसकी समाधि है, और देखो आते जाते यहाँ सिर झुका लेना। वह बेचारा जीवन का सत्य जान चुका है,
समझ लो वह सेंट पैरेट हो गया है। अच्छा अच्छा, चंदर सिर झुकाकर हंसते हुए आगे बढ़ गया। सुनो रुको कपूर, बर्टी ने फिर पुकारा और पास आकर चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर तुम मानते हो कि नहीं, मैं पहले एक असाधारण आदमी था। अब भी हो? चंदर हंसते हुए बोला। नहीं, अब मैं असाधारण नहीं हूँ कपूर। देखो तुम्हें आज रहस्य बताऊं, वही आदमी असाधारण होता है जो किसी भी परिस्थिति में किसी भी तथ्य को स्वीकार नहीं करता, उनका निषेध करता चलता है। जब वह किसी को भी स्वीकार कर लेता है तब वह पराजित हो जाता है। मैं तो कहूंगा असाधारण आदमी बनने के लिए सत्य को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या मतलब बर्टी? तुम तो दर्शन की भाषा बोल रहे हो। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ भाई, चंदर ने कौतूहल से पूछा। देखो अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया, जैनी को स्वीकार कर लिया, चाहे यह जीवन का सत्य ही क्यों न हो, पर महत्ता तो निषेध में होती है। सबसे बड़ा आदमी वह होता है जो अपना निषेध कर दे, लेकिन मैं अब साधारण आदमी हूँ, सस्ते किस्म का अदना व्यक्ति। मुझे कितना दुख है यार, मेरा तोता भी मर गया और मेरी असाधारणता भी। और बर्टी फिर तोते की कब्र के पास सिर झुकाकर बैठ गया। गुनाहों का देवता यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।